Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सबसे पहला रीजन समझ में आया कि परमाणु शक्ति नहीं बनने देना है। जितने भी परमाणु इंस्टॉलेशन है वो बर्बाद करने हैं ईरान के, और किसी भी सूरत हाल में उसको न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल नहीं करने देना है। सवाल ये है कि इस युद्ध में ऐसा क्या जो ईरान अलग थलग पड़ गया, कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। निंदा सब कर रहे हैं लेकिन कोई उसका साथ नहीं दे रहा। वो अपनी रक्षा के लिए या वो अपनी शक्ति के लिए परमाणु बॉम्ब बनाना चाहता है, इजराइल के पास ऑलरेडी है। क्यों ये सब हुआ, क्यों वो अलग थलग पड़ रहा है? देखिए, आप इसको ऐसे समझें कि इसमें 3 प्लेयर्स हैं, ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है। इन 3 प्लेयर्स में से सबसे जो विकट परिस्थिति वो ये है कि लड़ाई तीनों में चल रही है किसी न किसी तरीके से, लेकिन इनका कॉमन बॉर्डर कहीं भी नहीं है। इजराइल ईरान से 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। अमेरिका बिल्कुल ही अलग है, उसको कुछ नहीं होने वाला। आप इस बात को समझ लीजिए कि जब 2 देशों में लड़ाई होती, देश की ताकत कहाँ से आती है? देश की ताकत आती है उसकी कितने लैंड मास है उसके पास, उसके ऊपर कितनी पॉपुलेशन है, और इन दोनों को मिला के उसकी कैसी इकोनॉमी है। इन 3 चीज़ों से देश की ताकत बनती है, और इन 3 चीज़ों को बर्बाद करने के लिए लैंड का आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंड तो वहीं पे रहेगी। दूरी इतनी है कि कोई भी अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड अब अमेरिकन तो डालने वाले हैं नहीं, क्योंकि वियतनाम में उन्होंने अपना हाल देख लिया, इराक में देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया। तो अमेरिकन ट्रूप्स तो, हालांकि ऐसा माना जा रहा था कभी कि शायद पाकिस्तान की ऑप्शन है, वहाँ से ईरान में जो है ट्रूप्स उनके जाएंगे, पर मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिकन डालेंगे नहीं। और बूट्स ऑन ग्राउंड इजराइल भी नहीं डालेगा। 2000 किलोमीटर अपने सैनिक भेज करके तो कुछ होने वाला है नहीं। तो ये बात खत्म हो जाती है। इसको दूर से आप, जो इस समय लड़ाई चल रही है, मिसाइल की चल रही है, नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में आप एक दूसरे का नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन देश की ताकत को एज सच, जिसको ताकत माना जाता है, उसको आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। ये आपने देख लिया। बाकी पैनलिस्ट का व्यू भी बिल्कुल कॉमन है इस बात पे कि अब ईरान ने भी देख लिया है कि उसके सर्वाइवल के लिए, उसके अपने देश की, अपने को बचाए रखने के लिए, उसके लिए भी न्यूक्लियर हथियार का बनाना और उसकी कैपेबिलिटी अब मानना जरूरी हो गया। चाहे वो माने इस बात को, ना माने, ऊपर से अंदर से वो बनाएगा, और अगर वो बनाएगा कोई इसको रोक भी नहीं सकता है। तो ये है एक मूल बात, जहां तक हम ये तुलना कर रहे हैं कि बात आगे बढ़े ना बढ़े क्या होगा। अब बड़ी बात यह है कि इसका जो असर है, जब किसी का घर जलता है तो आसपास के लोग अब ये देखते हैं कि मैं अपने घर को कैसे बचाऊं। इस समय विश्व समुदाय, पहली बात तो मानना पड़ेगा कि जो विश्व बॉडीज बनी, यूनाइटेड नेशंस जो बना दूसरे महायुद्ध के बाद, वो तो बार बार कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फेल होता रहा है। अभी भी कह रहे हैं वो तो कि डेंजरस है सर। यहाँ भी वो फेल हो गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में क्या होता है, हम सबको मालूम है क्या होता है। तो वो टूथलेस बॉडी एक इंटरनेशनल लेवल पे है, जिस पे खर्चा तो होता है, हम सब लोग देश उसको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए, लेकिन उसके पास पावर कोई बची नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए ये देशों के गुट बन गए हैं। सबसे प्रॉब्लम यहाँ पे बड़ी बात ये हो रही है कि अमेरिका अपने पुराने समय को याद करके, कि जब ये रूस यानी कि यूएसएसआर और अमेरिका, ये 2 ही विश्व शक्तियाँ थीं दूसरे महायुद्ध के बाद, और यही सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे। अब ये भूल गए हैं इस बात को कि बहुत सारे पावर सेंटर और भी बन गए हैं, जिसमें चाइना के भी अपने स्टेक्स हैं। आप देखिए कि चाइना और रूस ने भी ईरान के अंदर काफ़ी समय से अच्छे रिलेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इन्वेस्टमेंट इसीलिए की है कि उनका भी इन्फ्लुएंस इस इलाके से ख़त्म ना हो। अमेरिका और इजराइल इस बात को भी देख रहे हैं, ये खबरों में पढ़ने को आया है कि वो चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार की बर्बादी या इसको प्रोग्राम को पीछे धकेलना तो एक बात है, वो ये चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर एक रजीम चेंज भी हो जाए, यानी कि खोमेनी की सरकार को गिरा करके अपनी ऐसी सरकार बैठाई जाए जो कि अमेरिका की सुनेगा, इजराइल की सुनेगा, यूरोप की सुनेगा, ये सब होगा। अब नेचुरली अगर ऐसे वो सोच रहे हैं तो इस बात के लिए तो रूस और चीन नहीं मानेगा, क्योंकि अगर उनकी सुनेगा तो इनका इन्फ्लुएंस इलाके से कम हो जाएगा, और ये इलाका ऐसा है कि एनर्जी सोर्स का एक तरह से भंडार है ये। तो इस समय जो है ये पावर पॉलिटिक्स जो है तभी खेली जा सकती है अगर इनकी बर्बादी को कम से कम किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बर्बादी होगी उतनी ज़्यादा रीबिल्डिंग में एफर्ट चला जाएगा पूरा, पैसे फिर आगे क्या बढ़ेगी बात। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो है जो हालात बने हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वॉरफेयर तो कहीं होने वाली नज़र आ नहीं रही है, क्योंकि बॉर्डर्स ही इतनी दूर दूर हैं, तो मेन प्लेयर्स भी जो इसमें हैं वो कब तक चलेंगे। ये एक दूसरे को आप बर्बाद कर ही नहीं सकते, देश की ताकत बिल्कुल खत्म आप कर ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली जो है अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं से प्रेशर पॉइंट को पकड़ करके, हाँ थोड़ी बहुत ईरान अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ एसेट्स पे हमला कर दे, कुछ कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि आग जो है बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगी, क्योंकि इस आग के फैलने से फिर कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो कम से कम इसको कंट्रोल में तो रखा जाए। तो ये लगता है मुझे कि कम से कम अब ये बात जो है
कंट्रोल सर, ये मिडिल ईस्ट का जितना भी संघर्ष शुरू हुआ है, जितना भी युद्ध शुरू हुआ है, हम अमेरिका की चर्चा सुन रहे हैं अस्थाना सर, हम इजराइल ईरान की तो सुन ही रहे हैं, हमने भारत की भी चर्चा सुन ली, हमने ओआईसी क्या करेगा ये भी हमने जान लिया, नेटो साथ में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी चर्चा हो रही है। एक और प्लेयर है जिसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा थोड़ा अलग तौर पर हो रही है, वो गद्दारी के फॉर्म में हो रही है, और वो है पाकिस्तान की, कि आसिम मुनीर जो जाकर लंच करता है, बिरयानी खाता है, क्या उसने धोखा चुन लिया? क्या वो डॉलर के सामने बिक गया? और क्या उसने ईरान को, वैसे तो बड़ा झंडा बुलंद करता है ना, जब जब भारत से उसके रिश्ते खराब होते हैं, जब जब भारत उसे सबक सिखाता है, वो हमेशा इस्लामिक देश का रोना रोता है, लेकिन अब कहाँ गया? अब तो आप ईरान को बैक स्टेप कर रहे हैं ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने वाला देश है, और जो भी हाईएस्ट बिडर होता है, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो वहीं बिक जाते हैं। तो उन्होंने इस बार भी कोई डिफरेंट नहीं है, पहले भी यही हुआ है, और अभी तक उन्होंने एक कंपटीशन कराया हुआ था चीन और अमेरिका के बीच में कि आप भी पैसे दो, आप भी पैसे दो, आप जो बोलोगे मैं, दोनों का काम कर रहे थे वो, और दोनों के लिए बिके हुए थे। दूसरी चीज़ जो वो टेररिज्म पालते हैं, उसका भी उन्होंने एक इंडस्ट्री बनाई हुई है, और उसमें भी बोली लगी हुई है। आप देखिए अमेरिका का जो अभी सेंट्रल कमांड का जो कमांडर था, उसने बोला जी उनसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं और वो हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं कि भैया अलकायदा का कोई भी अगर टेररिस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जन्मपत्री चाहिए, वो ISI में मिलेगी, तो उसको वो बेचते भी हैं। ये इस पूरी एक आध को पकड़ के उनको हैंड ओवर कर देते हैं अमेरिका को। तो ये इन लोगों की इन्होंने एक टेरर इंडस्ट्री बनाई हुई है। जो इनकी मिलिट्री है, इनकी मिलिट्री जो है वो काफ़ी सारे पैसे कमाती है, उनकी अपनी इंडस्ट्री है, उनका अपना पूरा बिजनेस एम्पायर है। और इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबके बच्चे जो हैं, आपने देखा आज तक कोई भी, अब सब बोलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि सब बोलते हैं जी पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या होते हैं, समुद्र से गहरे और पहाड़ से ऊपर वाले संबंध है। एक जनरल या एक लीडर पाकिस्तान का रिटायर होने के बाद कभी चीन में सेटल हुआ आज तक? कभी नहीं हुआ। सारे के सारे जो हैं वो जाते हैं अमेरिका।